अब हम अपने ट्यूटोरियल सत्र के अंतिम फेज में आ रहे हैं। आप लेक्चर का आनंद ले रहे होंगे और अब तक आप इसमें महारत हासिल कर चुके होंगे। कैसे उपयोग करें या हमें कम्यूटेटिव ब्रैकेट, आइगन वैल्यू इक्वेशन, आइगन मान, आइगन वेक्टर का पता लगाने पर बहुत सारी अभ्यास समस्याएं दी गई हैं और आप सीढ़ी ऑपरेटर और इस तरह की चीजों पर बहुत सारे अभ्यास कर चुके हैं। इसलिए मैं इस ट्यूटोरियल में थोड़ा सा स्केची बनूंगी, जिसमें मैं आपको केवल संकेत या सिर्फ ट्रैक या रोड मैप दूंगी जो कि समस्याओं को हल करने के लिए, और फिर आप उन पर बस काम कर सकते हैं। इसलिए मैं इस ट्यूटोरियल में केवल संकेत दे रही हूँ और हम उम्मीद करेंगे कि आप समस्याओं का प्रयास करेंगे और उन्हें स्वयं करेंगे, और आशा करते हैं कि आप इस ट्यूटोरियल का भी आनंद लेंगे। तो चलिए ट्यूटोरियल की पहली समस्या से शुरू करते हैं, जो एल और जेड के इंटरैक्शन पिक्चर के बारे में है, जो कि एंगुलर मोमेंटम और स्पिन इंटरैक्शन है। आपको हैमिल्टनियन की एनर्जी का पता लगाना होगा और यहाँ आपको दी गई समस्या यह है कि H क्रॉस स्क्वायर एल एस पर गिरने का हैमिल्टनियन युग्मन शब्द ठीक है, और इस समस्या में आपको युग्मित सिस्टम के लिए एनर्जी, आइगन वैल्यू या एनर्जी मूल्यों का पता लगाने के लिए कहा जाता है। तो चलिए लिखना शुरू करते हैं। इस समस्या में आपको एल एस निकाय की एनर्जी ज्ञात करने के लिए कहा जाता है, जो पी वेव के लिए युग्मित सिस्टम है। तो पी वेव से आपका क्या मतलब है? जब आप पी वेव के बारे में बात करते हैं तो L बराबर 1 ठीक है, इसलिए हमारे पास L बराबर 1 S आधा है। हम जानते हैं कि स्पिन वैल्यू प्लस आधा या माइनस आधा ले सकते हैं, ठीक है, इस युग्मित सिस्टम के लिए। और पी वेव के लिए कक्षीय अवस्था 1 है, L 1 के बराबर है। और जब आप इस युग्मित सिस्टम के बारे में बात करते हैं L प्लस एस जे है, तो अब L के बराबर 1 है, S जो आधे के बराबर है, J 3/2 और आधा मान ले सकता है, ठीक है। अब हमें L डॉट S को L S और J के टर्म्स में लिखने की आवश्यकता है। तो हम यह कैसे कर सकते हैं? अगर मैं लिखूं L डॉट S 2 गुना L डॉट S है L प्लस S पूरा स्क्वायर माइनस L स्क्वायर माइनस S स्क्वायर, मैं इस तरह सही लिख सकती हूँ। तो इसका मतलब यह होगा कि L डॉट S आधा है, यह और कुछ नहीं बल्कि J स्क्वायर माइनस L स्क्वायर माइनस S स्क्वायर, ठीक है। इसलिए कोई भी L डॉट S के लिए आइगन मूल्य का पता लगा सकता है, ताकि L डॉट S के अनुरूप आइगन मान आप उन्हें आइगन मूल्य में लिख सकें। L डॉट S के अनुरूप होगा J गुणा J प्लस 1 माइनस L गुणा L प्लस 1 माइनस S इन S प्लस 1 H क्रॉस स्क्वायर आधा के फैक्टर के साथ जो यहाँ से आ रहा है। इसलिए J L और S का वैल्यू डालकर आप गणना कर सकते हैं कि J के लिए आइगन मूल्य 3/2 के बराबर है और J आधे के बराबर है, ठीक है। तो चलिए स्पष्ट रूप से लिखते हैं, क्योंकि J 1 2 3/2 है, हम उपयोग कर रहे हैं L1
के बराबर है s आधा के बराबर है। ठीक है, हम इसका उपयोग कर रहे हैं, इसलिए j के लिए 3/2 के बराबर है j के अनुरूप आइगन वैल्यू 3/2 के बराबर है। आप बस j, l और s का मान डालकर इस भाग का ठीक से मूल्यांकन करें और आइगन वैल्यू प्राप्त करें। और जैसा कि मैंने आपको ट्यूटोरियल से पहले बताया था कि मैं परिणाम नहीं दूंगी, मैं एक रोड मैप दूंगी कि कैसे जाना है और समस्याओं को कैसे हल किया जाए। तो आप L के लिए आइगन वैल्यू की गणना कर सकते हैं, आधा के बराबर है। ठीक है, एनर्जी V के अनुरूप है या L.S/H क्रॉस होगा। हमें इसकी गणना करनी होगी कि J के विभिन्न वैल्यू के लिए। याद रखें, इससे पहले कि हम उस स्पेक्ट्रल नोटेशन के बारे में जानते हों जिसे J से S+1 के रूप में लिखा जाता है, तो L उस स्टेट के अनुरूप है जो चाहे वह P वेव, S वेव, D वेव इत्यादि हो। तो हमारे लिए L1 के बराबर है, इसलिए यह P वेव है, इसलिए आपके पास P होगा। तो J के दो अलग अलग मूल्यों के लिए आपको पता चलेगा कि यहाँ J क्या है। और हमारे मामले में 2s+1 2 सही है। तो अब एनर्जी VR/2 है, क्योंकि J 3/2 है। आपको इस रिक्त स्थान को भरना है और जो मैं आपको दे रही हूँ उसके साथ बस इसका मिलान करना है। अंतिम परिणाम है, इसलिए EVR/2 है। इसलिए J के लिए 3/2 के बराबर है। स्पेक्ट्रल नोटेशन में मैं कैसे लिखूंगी? मैं लिखूंगी यह 3/2 है, यह आप सभी जानते होंगे। और यह R का V होगा क्योंकि J आधे के बराबर है। तो संबंधित स्पेक्ट्रल नोटेशन यह होगा। ठीक है, तो यही वह है जिसका आपको मूल्यांकन करना है। आप वेव फंक्शन और उस तरह की चीजों की गणना अपने आप से भी कर सकते हैं। तो चलिए अब दूसरी समस्या पर चलते हैं। दूसरी समस्या में आपको एक हैमिल्टनियन दिया गया है और आपको कुछ कम्यूटेशन संबंधों का मूल्यांकन करना है और कुछ और परिणाम। ठीक है, यह समस्या 3 चरणों में विभाजित है, इसलिए दूसरी समस्या H LX LY प्लस LY LX प्लस B LZ है। इस समस्या का पहला भाग आपको LZ का मूल्यांकन करने के लिए कहा जाता है। यह एक बहुत ही सरल कार्य है। तो हम जानते हैं कि LI/LJ का एक कम्यूटेटर क्या है, जो आपने पिछली कक्षा LI/LJ में किया है। LI/HI/H क्रॉस एप्सिलॉन IJ के L के। ठीक है, तो इसका उपयोग करें। आपको याद है कि LI/LJ क्या है? आपको LI/LJ के इस कम्यूटेटर का उपयोग करना होगा और आप यहाँ पर H को सब्स्टिट्यूट करेंगे। इसलिए मुझे एक और चरण लिखने दें और फिर इसे आप सभी के मूल्यांकन के लिए छोड़ दें। LY/LX यह पहला पद होगा और दूसरा पद होगा B ठीक है, तो यह दूसरा पद होगा। आप इन टर्म्स का सही मूल्यांकन कर सकते हैं। दूसरा शब्द जो आप जानते हैं वह मुझे 0 देगा। पहला पद कुछ परिणाम देगा, इसलिए यह परिणाम 0 के बराबर नहीं है। आप इसकी जांच करेंगे और नॉन जीरो वैल्यू प्राप्त करेंगे। ठीक है,
आपको नॉन जीरो वैल्यू भी प्राप्त करना होगा। तो यह एक हिस्सा था। अब हमें बी भाग का मूल्यांकन करना है। ठीक है, इसलिए बी भाग में आपसे पूछा जाता है कि आपको जांचना है कि क्या हैमिल्टनियन केट 10 की आइगन स्टेट है, चाहे वह केट 10 की आइगन स्टेट हो। तो उसके लिए मैं आपको अभी याद करने की कोशिश में ले जाऊंगी कि ठीक है, मैं आपको बता दूं कि ऐसी गणना करते समय सीढ़ी ऑपरेटर का उपयोग करना बहुत सुविधाजनक है। इसलिए आपने एंगुलर मोमेंटम के लिए सीढ़ी संचालिका सीख ली है। आप इसे एल एक्स और एल वाई के टर्म्स में एल प्लस और एल माइनस के रूप में लिख सकते हैं। और जब आप केट पर इन सीढ़ी ऑपरेटरों को संचालित करते हैं, यह स्टेट को एक कदम ऊपर या एक कदम नीचे ले जाएगा। इसलिए एल प्लस आपको अगले चरण में ले जाएगा जहां आपका एम प्लस 1 बन जाएगा और एल माइनस आपको नीचे की ओर ले जाएगा। इसलिए जब आप इन सीढ़ी ऑपरेटर का उपयोग करते हैं तो आप सरल और इसके साथ काम करने में सक्षम होते हैं। इसलिए एल प्लस माइनस परिभाषा के अनुसार एल एक्स प्लस आई एल वाई प्लस माइनस है। ठीक है, तो एल प्लस एल एक्स है प्लस आई एल वाई एल माइनस एल एक्स माइनस आई एल वाई है। तो इससे आप क्या अनुमान लगाते हैं कि एल एक्स आधा एल प्लस प्लस एल माइनस एल वाई आधा है और आई एल प्लस माइनस एल माइनस का एक फैक्टर। इसलिए यह प्राप्त करने में बहुत उपयोगी होगा कि हैमिल्टनियन 10 का एक आइगन केट है या नहीं। एल एक्स एल वाई के बजाय आइगन केट पर एल प्लस या एल माइनस संचालित करना बहुत आसान होगा। तो हम यहाँ क्या करते हैं, हम पहले चरणों की गणना करते हैं। चरण 1 होगा एल एक्स एल वाई की गणना की जाएगी। ठीक, हैमिल्टनियन में आपके पास कौन से टर्म्स हैं? एल एक्स एल वाई एल एक्स। तो दूसरा है एल वाई एल एक्स की गणना। आपको इन दोनों को प्राप्त करना होगा और फिर आप हैमिल्टनियन को सीढ़ी ऑपरेटर के टर्म्स में फिर से लिखेंगे। तो यह सब करने के बाद आपको क्या मिलता है? यह बस जांच करें कि क्या आप इस परिणाम से आश्वस्त हैं। ठीक है, तो आप इस परिणाम की जांच अवश्य करें। ठीक, चेक करें और अब आप हैमिल्टनियन के ऑपरेटर को केट 1 पर संचालित करते हैं, जो आपको देगा जब मैं केट 10 का संचालन करती हूँ तो मेरे पास 2 आई है और फिर एल प्लस केट को 0 से 1 तक ले जाएगा, 1 से 2। ठीक है, तो आप जा रहे हैं। आप इसे लीनियर कॉम्बिनेशन में नहीं लिख सकते हैं, इसलिए मूल रूप से आप हैमिल्टनियन को एक के रूप में लिखने में सक्षम होना चाहिए, या इस ऑपरेशन को करने के बाद आप इसे केट 1 1 1 माइनस 1 और 1 0 के टर्म्स में लिखने में सक्षम होना चाहिए। तो एल प्लस और एल माइनस एक स्क्वायर है, इसलिए वे इसे 2 बार 2 चरणों में बढ़ाएंगे। एल माइनस इसे 2 चरणों ठीक कर देगा। तो मूल रूप से आपको यहाँ जो मिलता है वह कुछ इस तरह सही है। प्लस आपके पास एक बी टर्म है जो आपको 0 1 0 देगा। ठीक है, तो यह 0 है। यह 0 गुना 1 0 के बराबर है। तो इसका मतलब है कि स्टेट की
एनर्जी 0 है और इसके लिए आइगन वैल्यू है, इसलिए H10 पर संचालित होता है, जो कि आइगन वैल्यू 0 के साथ हैमिल्टनियन ऑपरेटर का एक आइगन वेक्टर या आइगन केट है। ठीक है, अब अगले भाग में जो समस्या का सी भाग है, आपको एनर्जी, आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर की गणना करनी है। इसलिए आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर की गणना करने के लिए आपको कुछ बुनियादी बातों को फिर से जानने की आवश्यकता है। इसलिए यहाँ संकेत यह है कि आप निम्नलिखित का उपयोग करेंगे। पहले L माइनस, या मैं इसे एक में L प्लस L माइनस के रूप में लिख सकता हूँ, मैं इसे क्लब कर सकता हूँ। ठीक है, इसलिए जब आप स्टेट L M पर सीढ़ी ऑपरेटर प्लस या माइनस ऑपरेटर संचालित करते हैं, तो मुझे जो मिलता है वह है H क्रॉस स्क्वायर रूट। तो मेरे पास एक C प्लस C माइनस होगा, जो कि CG कोएफिशिएंट के अलावा कुछ भी नहीं है। क्लेब्स्ट-गोर्डन कोएफिशिएंट मेरे पास L गुना L होगा प्लस 1 माइनस M गुना M प्लस माइनस 1 L M प्लस माइनस 1। ठीक है, तो L प्लस इस स्टेट M बटा प्लस 1 से बढ़ा देगा और L माइनस इसे माइनस 1 से कम कर देगा। यह एक कॉम्पैक्ट फॉर्म है जिसका उपयोग मैंने आइगन वेक्टर या वेक्टर L M पर संचालित सीढ़ी ऑपरेटर का प्रतिनिधित्व करने के लिए किया है। तो यह एक चीज है जिसका आप उपयोग करने जा रहे हैं। और अगली बात LZ ML होगी, जो MH क्रॉस L M L स्क्वायर L M L गुना L प्लस 1 H क्रॉस स्क्वायर L M है। तो इस समस्या के सी भाग की गणना करने के लिए आपको इन संकेतों का उपयोग करना होगा। इसमें ठीक है, आइए हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं और इस सभी संकेत का उपयोग करते हैं, ताकि जब आप केवल एक स्केच तरीके से दें, आप कैसे प्रतिनिधित्व करेंगे। मेरा मतलब है कि आप हैमिल्टनियन ऑपरेटर को मैट्रिक्स प्रतिनिधित्व में कैसे लिखेंगे, जिसे आप गणना कर सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, इसका मूल्यांकन। ठीक है, और फिर हम क्या कर सकते हैं कि आप हैमिल्टनियन को मैट्रिक्स के टर्म्स में लिख सकते हैं। तो बस जांचें कि क्या आप इसे प्राप्त कर सकते हैं या आप कुछ और प्राप्त करते हैं, बस इसे जांचें। तो आपको आइगन वैल्यू और आइगन फंक्शन की गणना करनी होगी, ताकि आइगन वैल्यू, मैं इसे E प्लस के रूप में लिख सकती हूँ। तो आइगन वैल्यू मूल रूप से H क्रॉस स्क्वायर B प्लस A है। तो यह एक आइगन वैल्यू है और दूसरा आइगन वैल्यू H क्रॉस स्क्वायर B माइनस A है। मैं इसे E प्लस कहती हूँ, मैं इसे E माइनस कहती हूँ। ठीक है, और संबंधित आइगन वेक्टर या आइगन केट्स, क्या मैं उनमें से एक को साई प्लस और दूसरे को साई माइनस कहूँगा? तो यह आप स्वयं जांच सकते हैं कि कोई इस परिणाम को प्राप्त कर सकता है। ठीक है, यहाँ इस पॉइंट पर मुझे कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन उनके लिए जो नियमित रूप से नहीं है, उनके लिए समस्याओं को हल करना विशेष रूप से मैं कहूँगी कि यहाँ संकेत आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर की गणना करना होगा। संकेत आइगन वैल्यू इक्वेशन H साई E साई के बराबर है।
का उपयोग करना होगा। यह मुश्किल नहीं है कि आप इसे पहले ट्यूटोरियल से ही हल कर रहे हैं, तो यह इतना मुश्किल नहीं होगा। इसलिए कोशिश करें और इसका मूल्यांकन करें। समस्या 3 यह है कि आपको हैमिल्टनियन कम्यूटेटर संबंधों का एक सेट दिया गया है और उन कम्यूटेटर संबंधों का उपयोग करके आपको परिणामों को खोजना और खोजना है। तो आपको दिए गए इस संबंध में से एक है LZ V प्लस आपको दिया गया है और L स्क्वायर V प्लस दिया गया है। ठीक है, तो ये दो संबंध आपको दिए गए हैं और आपको मूल्यांकन करना है या गणना करना है। क्या होता है जब LZ V प्लस YLL? ठीक है, यहाँ यह L प्लस V प्लस 0 है। LZ V प्लस H क्रॉस V प्लस है। ठीक है, और यह आपको मुझे बताना होगा कि आप क्या उम्मीद करते हैं। ठीक है, तो आपको दिए गए संबंध हैं L प्लस V प्लस ओके V प्लस आपके L प्लस के समान एक प्रकार का राइजिंग ऑपरेटर है, लेकिन यह बिल्कुल L प्लस X जैसा नहीं हो सकता है। यह एक नया ऑपरेटर है, इसलिए जब LZ इस स्टेट पर संचालित होता है, आप क्या उम्मीद करते हैं या आप क्या प्राप्त करते हैं, यह सवाल है। अब चूंकि आप इसे जानते हैं, तो यहाँ संकेत इसे LZ V प्लस के रूप में फिर से लिखना होगा। ठीक है, YLL प्लस हम ZYL के संबंध को जानते हैं। हम इसे जानते हैं, ठीक है, और ये चीजें हम जानते हैं। जब LZ को YLL पर संचालित किया जाता है, तो यह मुझे MLH क्रॉस स्क्वायर YLL देगा। यह मुझे L में L प्लस एक H क्रॉस स्क्वायर टर्म ओके देगा। तो इन संबंधों को हम जानते हैं। तो आगे यह आपको दिया गया है, आप यहाँ से मूल्यांकन कर सकते हैं और एक या दो चरणों को करने के बाद आपको जो साबित करना है उसका परिणाम आपको मिलेगा। तो एक और चरण के बाद आप इस परिणाम पर पहुंच सकते हैं। दूसरे भाग में उसी सादृश्य का उपयोग करते हुए, इस तथ्य का उपयोग करते हुए कि V प्लस जब L पर संचालित होता है, तो L प्लस 1 में कुछ अल्फा L YL देगा। ठीक है, अगर यह सीढ़ी ऑपरेटर आपको L से L प्लस 1 तक ले जाता है और जहां अल्फा L प्राइम मेरे पास है, यह L प्राइम है। ठीक है, इसलिए हम मानते हैं कि यह एक तुच्छ ऑपरेटर नहीं है और यह L को L प्लस 1 में बदल सकता है और L प्लस 1 से कुछ इन्फिनिटी तक कुछ L प्राइम जा रहा है। तो इस संकेत का उपयोग करके आप दूसरे भाग या उस संबंध का मूल्यांकन कर सकते हैं जिसे आपको प्राप्त करना है। इसलिए सॉल्यूशन के इस संक्षिप्त प्रदर्शन के साथ मुझे आशा है कि इससे आपको समस्याओं को हल करने और परिणाम प्राप्त करने में लाभ होगा और दूसरे भाग में भी मैं इन समस्याओं को हल करने में शामिल चरणों को लिखने की कोशिश करूंगी, ताकि यदि आप समस्याओं को गंभीरता से नहीं कर रहे हैं तो कृपया कोशिश करें और इसे बार बार करें। मेरा मतलब है कि इसे हर
टाइम दोहराना है, लेकिन सैद्धांतिक भाग के साथ साथ संख्यात्मक भाग दोनों को समझना बहुत महत्वपूर्ण है जो आप ट्यूटोरियल में कर रहे हैं। और विभिन्न पाठ्य पुस्तकों में आपके लिए समस्याओं का एक पूरा समूह उपलब्ध है और हम 5 समस्याओं का एक सेट लाने का प्रयास करते हैं जो आपको विभिन्न प्रकार के अभ्यासों का स्वाद देगा जिनके बारे में आप सोच सकते हैं और कर सकते हैं। तो कोशिश करें और इन समस्याओं का प्रयास करें और विल कंटिन्यू नेक्स्ट टाइम।